हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। उसका ये पार्ट 1 रहेगा। एक अलग प्लेलिस्ट यूपी पीसीएस 2025 के लिए बना दी गई है, उसी में सारे वीडियोस आएंगे, तो उसको देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से सभी चीज़ें रहेंगी, और ये सभी जितने भी नोट्स रहेंगे वो आपको यूपी पीसीएस वाले 2025 वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स आएंगे, उसी में क्विज वगैरह जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब आएंगे। और इसके अलावा एक आरओ का भी ग्रुप चल रहा है, कंबाइंड ग्रुप। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहें तो यही नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो जो भी ग्रुप की आपको डिटेल चाहिए होगी वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी जो है लैटिन वर्ड्स हैं जो जियो और ग्राफी, मतलब एक हम अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरह से बन जाए तो हम सब कुछ लेके चलेंगे, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे कि पढ़ाई में मतलब इजी लगे, ये ना लगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कई सारी बुक को मिला के मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है अलग अलग जगह से। तो मैंने जो एकदम सही हो सकता है कि कम करके उसको अच्छे से करके बताना, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। तो ज्योग्राफी जो है ऐसे लिखा जाता है, अगर वर्ड में लिखा जाएगा लैटिन वर्ड में। जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब है वर्डन। तो ये ज्योग्राफी का मतलब इसको शॉर्ट में है। फिर भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, तो इस तरह की चीज़ें अब जो है मैचिंग वगैरह में बहुत पूछी जा सकती हैं आगे के एग्जाम्स में, क्योंकि ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन में घुमा के पूछी जा रही है। तो इसके लिए हम क्विज भी करेंगे ग्रुप में। तो वैसे यहाँ पर भूगोल के जनक याद रखिए हिकेटियस हैं, यूनानी हैं ये, और ये सब भी पूछा जा सकता है, हर चीज़ ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया था सबसे पहले, तो इरेस्टोस्थनीज ने दिया था, ये भी यूनानी थे, इरेटोस्थनीज। दोनों याद रखिएगा, भूगोल के जनक हिकेटियस और ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज। फिर आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ये जर्मन व्यक्ति थे, हम्बोल्ट बस याद रखिए इनका नाम है। ये आधुनिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो कॉस्मॉस। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और हम्बोल्ट ने ही सबसे पहले पनामा नहर बनाने का विचार दिया था। पनामा नहर जो कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है, तो उसका विचार हम्बोल्ट ने दिया था। जर्मन ये हैं, और इन्होंने ही जो है क्लाइमेटोलॉजी, जो जलवायु विज्ञान है, उसका प्रतिपादन किया था। क्लाइमेटोलॉजी कौन लाया था, तो हम्बोल्ट लाए थे। इसके अलावा समताप रेखा जो होती है, एक तरह की जहाँ पे रेखाएं कही जाती है, मतलब पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर समान ताप होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को मानचित्र पर इन्होंने ही दर्शाया था, हम्बोल्ट ने। तो ये भी याद रखिएगा, समताप रेखा किसने मानचित्र पर दर्शाई, हम्बोल्ट ने। फिर मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक कौन कहे जाते हैं, तो फ्रेडरिक रेटजेल कहे जाते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने और भी 2 पुस्तकें लिखी हैं, मानव जाति का इतिहास, यानी इस पुस्तक को वैसे हिंदी में मानव जाति का इतिहास कहेंगे, वैसे इसका नाम है वॉल्कर कुंडे। तो ये सब मैचिंग में आ सकता है किसकी पुस्तक है ये। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी लिखी है, राजनीतिक भूगोल। इन्होंने जैवीय विकास का सिद्धांत भी दिया है, फ्रेडरिक रेटजेल ने। यही वाली जो पुस्तक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसी में जो है जैवीय विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्हीं के कारण जो है फ्रेडरिक रेटजेल के कारण भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हुआ, मतलब कैसे मानव का विकास हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में इन्हीं की वजह से ये सब क्रमबद्ध जो है अध्ययन शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर भौतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो ये पॉलीडोनियस को कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ये जो वैज्ञानिक हैं पॉलीडोनियस, वेबर वगैरह, ये भी जो है इरेस्टोस्थनीज, ये सब जो है ये सब किससे संबंधित है, तो भूगोल से संबंधित है। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के अब पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरह से ध्यान देके पढ़िएगा। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वेबर ने दिया था, जर्मन वैज्ञानिक वेबर ने। कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वॉन थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण, और औद्योगिक स्थानीयकरण वेबर ने दिया। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किसको कहते हैं, ये पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। तो कार्ल रिटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानव को केंद्र बनाया था, और कहा था कि मतलब भूगोल जो है वो मानव के आसपास घूमता है, मानव केंद्र पे है, तो इसीलिए आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता इनको कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है अर्धकुंडे। और इसी कुंडे की तरह एक और पुस्तक थी जिसके लेखक कौन थे, ये वाल्कर कुंडे पुस्तक का नाम है, इसके लेखक है रेटजेल। और ये जो है ये वाली पुस्तक अर्धकुंडे, इसके लेखक है रिटर। ये सब पुस्तक भी पूछी जा सकती है मैचिंग में। फिर कुछ सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, ये मैंने परीक्षा माड़ी और जो क्या नाम है जो पुस्तक है एक
महेश बर्णवाल वाली, वो सब जो है एक साथ करके उसको ये बनाया है। कुछ चीज़ें नेट से भी ली हैं, तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा। अब इसके अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है इस तरह से, बस इसी को किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है क्वेश्चन, तो उस तरह से पढ़ना है इसको। नवनियतिवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो जी टेलर ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन ये किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। नियतिवाद नियतिवाद का मतलब है कि समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित, इस तरह के जो शब्द हैं उसमें ये भी इसका मतलब भी समझ लीजिए। और ये नियतिवाद का सिद्धांत हम्बोल्ट और रिटर ने दिया था। संभववाद का सिद्धांत विडाल डी लाब्लास ने दिया था। ये सब केवल मैचिंग में आ सकते हैं। रुको और जाओ सिद्धांत एक है जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, ये पूछा जा चुका है। रुको और जाओ नव निश्चयवाद से संबंधित है, जिसमें प्रकृति जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस का काम करती है और लीड करती है, मतलब प्रकृति यहाँ पर लीड करेगी नव निश्चयवाद में या रुको और जाओ सिद्धांत में, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। जलवायु वर्गीकरण किसने दिया था? तो कोपेन ने। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर ने। ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सागर नितल प्रसरण किसने दिया है? तो हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिकी भी हैरी हेस ने दिया है। विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो टॉलमी ने दर्शाया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये है कुछ सिद्धांत। इसके अलावा निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद का मतलब होता है कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्रकृति की शक्तियों की प्रधानता। मानव शक्तियाँ जो है कम है, प्रकृति की शक्तियों पर ज़्यादा प्रधानता दी गई है निश्चयवाद में। मतलब प्रकृति हमें जिस तरफ ले जाती है उधर उसी तरह से हम काम करते हैं, ये है निश्चयवाद। संभववाद क्या है? तो मानव शक्तियों का प्रधानता, मतलब मानव जो है प्रकृति को अपने अनुसार जो है प्रयोग करता है, मानव का जो है क्षेत्र व्यापक है, तो ये संभववाद कहता है। और निश्चयवाद प्रकृति को प्रधानता देता है। तो ये सब स्टेटमेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मांड की बात करेंगे। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पना प्रतिपादित की थी, ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में किसने दी थी? कॉम्ते दे बफन ने, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। 1749 में इन्होंने ये परिकल्पना दी थी। इसके अलावा तारों की उत्पत्ति के संबंध में जो संकल्पना है, इसके दो गुट हैं कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में दो गुट हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि एक ही तारे से पूरा जो है ब्रह्मांड बना है, और कुछ वैज्ञानिक हैं जो द्वैतवादी सिद्धांत के, मतलब दो तारों से बना है सब चीज़ें। तो उनकी अलग अलग संकल्पना है जो मैचिंग में पूछी जाती है, जो वैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवादी मतलब एक तारा, द्वैतवादी मतलब दो तारा। तो अद्वैतवादी वाले ये इतने हैं वैज्ञानिक जिन्होंने अद्वैतवादी संकल्पना प्रतिपादित की। पहला है पुच्छल तारा परिकल्पना। इसको किसने दिया था? तो कास्ते दे बफन ने दिया था 1749। कास्ते या कामते दे बफन दोनों लिखा रहता है। तो पुच्छल तारा परिकल्पना इनकी है। फिर वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी थी? कांट ने दी थी। ये कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। अद्वैतवादी परिकल्पना वाले हैं। वायव्य राशि कांट ने दिया था 1755 में। अब जिस तरह से क्वेश्चन अब घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नहीं बन सकते, तो इसलिए आपको ये ईयर भी याद रखने हैं। अगर आ जाए एग्जाम में मान लीजिए तो एक दो जरूर याद रखिएगा, जिससे हो सकता है ऑप्शन से आपका हो जाए। तो ये कांट ने वायव्य राशि वाला कब दिया था? 1755 में। पहले पुच्छल तारा वाला आया था, फिर वायव्य राशि वाला आया था, फिर निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? लाप्लास ने। निहारिका परिकल्पना जो है लाप्लास ने 1796 में। उल्का पिंड परिकल्पना लॉकियर ने दी थी 1919 में। मतलब 1919 में लास्ट वाला आया उल्का पिंड परिकल्पना, जो कि लॉकियर ने दी है। फिर आता है द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी में मतलब दो तारों की परिकल्पना इसमें की गई है। तो इसमें है ग्रहाणु परिकल्पना, जो कि चैम्बरलेन और मोल्टन की है। ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है 1905 में। इसका ईयर भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन और मोल्टन ने 1905 में दी थी। फिर आती है ज्वारीय परिकल्पना, जिसको जेम्स जीन्स और जेफरी ने दी थी 1919 में। फिर आती है द्वैतारक परिकल्पना, HN रसेल ने दी थी। कुछ के ईयर मेंशन नहीं है, तो उसको ये मतलब जो जहाँ पे मेंशन है वो वाला जरूर याद रख लीजिए आप। उसके बाद द्वैतारक सिद्धांत जो है HN रसेल ने। विखंडन का सिद्धांत रॉसचन ने। नौ तारा परिकल्पना प्रोफेसर फ्रेड होयल एंड लिटिल ने। और उसके बाद है सीफीड परिकल्पना, जिसको सी बनर्जी ने दिया था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सीफीड परिकल्पना, क्योंकि इसको किसी भारतीय ने दिया है, सी बनर्जी ने। सीफीड परिकल्पना द्वैतवादी परिकल्पना है ये, दो तारों वाली। और ये जो है सिद्धांत, सीफीड सिद्धांत 1942 में दिया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित थे ये, सी बनर्जी, इन्होंने दिया था सीफीड सिद्धांत। फिर आती है धूल या फिर धूल परिकल्पना, इसको ऑटो स्मिड ने दिया था। तो ये है द्वैतवादी परिकल्पना वाले लोग, और इधर जो थे वो अद्वैतवादी वाले थे। दोनों याद रखने हैं आपको। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? जो सबसे ज़्यादा माना जाता है बिग बैंग थ्योरी से। जॉर्ज लेमेंत्रे ने इसको दिया था ये सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत 1927 में।
और बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या किसने की थी? तो व्याख्या की थी रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में, 1967 में व्याख्या की थी और 27 में आया था सिद्धांत। और इसके अनुसार देखिए, अब ये चीज़ समझना है कि सबसे बड़ा क्या है, तो ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के अंदर जो है कई सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, ये सब गैलेक्सीज़ हैं, लगभग 100 अरब जो है गैलेक्सीज़ हैं ब्रह्मांड के अंदर। और उसमें भी बहुत सारे, हर गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, ये छोटे छोटे जो बने ये तारे हैं, लगभग 100 अरब जो है पर गैलेक्सी तारे हैं, हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो ये एक मान लीजिए कि अगर अरेंज करने को आए तो सबसे छोटा तारा, फिर गैलेक्सी, फिर ब्रह्मांड। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी भी उसी को बोलते हैं, उसी को दुग्ध मेखला भी कहते हैं, उसी को मिल्की वे भी कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा के निकटतम गैलेक्सी दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे पास में है। गैलेक्सी की आकार अंडाकार हो सकते हैं, सर्पिलाकार हो सकते हैं, अनियमित हो सकते हैं, और हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार है। ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर जो है ये तारे की अवस्थाओं के बारे में है कि जब तारा बनता है, सबसे छोटा होता है, प्रारंभिक अवस्था, उसको प्रोटोस्टार कहते हैं। उसके बाद सूर्य के आकार का तारा हो जाता है। पहले प्रारंभिक अवस्था होती है प्रोटोस्टार वाली, फिर सूर्य के आकार वाली अवस्था हो जाती है, लगभग 10 बिलियन वर्ष तक ये अवस्था रहती है सूर्य के आकार वाली। फिर रक्त दानव अवस्था आती है, यानी उसकी चमक जो है कम होने लगती है, वो कम गर्म रहने लगता है। फिर सुपर रक्त दानव वाली आती है, उसमें चमक और भी कम जो है, उसका जो गरम जो है उसका वो कम होने लगता है। फिर जो है नोवा और सुपरनोवा वाली स्टेज आती है। फिर कृष्ण वामन, यानी लास्ट स्टेज क्या है ये याद रखना है, तो ब्लैक डॉर्फ वाली स्टेज है सबसे लास्ट। फिर ब्लैक डॉर्फ बनता है, फिर न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, ये सब क्या चीज़ें अभी देख रहे हैं हम, ब्लैक डॉर्फ और न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल, ये लास्ट स्टेजेस होती हैं, याद रखिएगा। तो ये इसके पहले वाली स्टेज कौन सी होती है, इसके सबके पहले वाली नोवा और सुपरनोवा, फिर सुपर रक्तदानव, फिर रक्तदानव, ये सब अरेंज करने को आ सकता है। चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो 1.44 इसको सौर द्रव्यमान माना गया है, और ये 1930 में दिया गया था, जो हमारे वैज्ञानिक है चंद्रशेखर के द्वारा। इसके लिए इनको जो है 1983 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इसीलिए इनके नाम पर ही इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सौर द्रव्यमान इन्होंने बताया था 1.44 सौर द्रव्यमान, और उसी के अनुसार इन्होंने ब्लैक डॉर्फ, ये न्यूट्रॉन तारा, ये सब भी डिफाइन किए थे। तो ब्लैक डॉर्फ क्या है, सूर्य सदृश तारे। ब्लैक डॉर्फ मतलब सूर्य सदृश तारे, और मतलब सूर्य की तरह, उनका जो द्रव्यमान है सूर्य की तरह, मतलब उसके कम ही रहेगा। यदि तारा चंद्रशेखर सीमा यानी 1.44 सौर द्रव्यमान से कम है तो उसको सूर्य सदृश तारा यानी ब्लैक डॉर्फ कहा जाएगा। फिर है न्यूट्रॉन तारा, जिसमें सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि तारा 1.44 सौर द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहता है तब उसको न्यूट्रॉन तारा कहा जाएगा। ब्लैक होल क्या है, जब 3 सौर द्रव्यमान से ऊपर चले जाते हैं तारे तब उसको ब्लैक होल कहा जाता है, जिसमें जो है प्रकाश भी जिससे पास नहीं हो पाता है, इस तरह का ये तारा होता है ब्लैक होल तारा। उसकी मतलब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये हैं 3 सौर द्रव्यमान से ऊपर वाले तारे। ये चंद्रशेखर सीमा जरूर याद रखिएगा 1.44 होती है, और जो इससे कम होता है उसको कहते हैं ब्लैक डॉर्फ। फिर न्यूट्रॉन तारा जो 1.44 से 3 सौरिक द्रव्यमान तक होता है। ब्लैक होल क्या है, 3 सौरिक द्रव्यमान से ऊपर वाले तारे। अब जो है तारों का रंग उनके ताप का सूचक होता है, ये सब स्टेटमेंट आ सकता है। उनका तारों का रंग कैसा दिख रहा है इससे पता चलता है उसका ताप कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। जो नीला और सफ़ेद तारा होगा मतलब वो युवा तारा है। जो नारंगी रंग का हो जाता है वो प्रौढ़ तारा कहलाता है। जो लाल रंग का रहता है मतलब वो वृद्ध हो चुका है, वो तारा वो जो है अपनी स्टेज को ख़त्म कर चुका है, धीरे धीरे ख़त्म भी कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, और इतना जो है अभी के लिए पढ़िए, और इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे अगर आप ग्रुप में हैं तो। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।